हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल अकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4। तकरीबन एंड हो रहा है। तो उसका जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी चैप्टर के। तो उसकी वीडियो अभी अभी तक अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक शो हो रहा होगा, जाके वो देख लें। 5 क्वेश्चन वहां थे, 5 क्वेश्चन यहीं पर हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि करके कोशिश करूंगा कि आंसर बहुत प्रीसाइज हो, छोटे से आंसर हो और आसान से हो, ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना कभी भी सेम नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज और है, उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला अक्सर कंपाउंड जैसे इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला एक जैसे होते हैं। इसकी वजह क्या है? अच्छा, अब पढ़ते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। इसकी वजह यह है बिकॉज द एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स ओनली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। एम्पिरिकल फॉर्मूला को इस चीज से गर्ज नहीं है कि नंबर ऑफ एटम्स स्पेसिफिक एलिमेंट्स के कितने कितने इस कंपाउंड के अंदर है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो जस्ट हमें सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है। ठीक है, हमें डिवाइड करके एक प्रॉपर आंसर दे रहा है। बस इतना काम है इसका। वाइल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं और इनके कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स इस कंपाउंड के अंदर है। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बता रहा है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला का कॉम्पोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इंपेरिकल फॉर्मूला जस्ट हमें ये बताता है कि आपने कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको डिवाइड करो और डिवाइड करके उनकी रेशियोज निकालो। अगर अभी तक इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको ये लेक्चर शो हो रहा होगा। हमने इसी चैप्टर में डिटेल से डिस्कशन की है इनके बारे में। तो वो लेक्चर भी आप जाके देख लें ताकि ये बातें मजीद क्लियर हो जाएं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है, कहते हैं कि अगर ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका है C6H12O6 एंड फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, बोथ हैव द एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। ये देखिए ना जरा आप, यहाँ पर हम मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, वही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। फॉर्मेल्डिहाइड ना एक्चुअली हम इसमें लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, H और H। ठीक है ना, तो 2 H है इसके अंदर और एक O है और एक C है। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है मैंने फॉर्मेल्डिहाइड। तो ग्लूकोज और फॉर्मेल्डिहाइड के जो के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज यहाँ पर ये दिया मैंने, बोथ हैव एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O। फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही है। पहले ये बात तो याद करें। नंबर 2 पे ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ये है, लेकिन जब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो वो कैसे लिखेंगे हम? लिखा हुआ है ना C6H12O6, तो हम 6:12:6 कर देंगे। 6 1 6 2 और इवन 1:2:1। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका क्या? CH2 और O, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का भी ही है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला बोथ आर सेम, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज डिफरेंट है। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज डिफरेंट कंपाउंड्स हैव द कैन हैव मॉलिक्यूल्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ द सेम सिंपलेस्ट रेशो। इस बात का मतलब ये है कि ना हर कंपाउंड में ना नंबर्स नंबर्स की गेम होती है। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स है ना, कहीं 1 होता है, कहीं 2 होता है, कहीं 3 होता है। इस तरह के नंबर्स होते हैं। जब नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स फिर इस तरह के होंगे कि उनको हम कैंसिल आउट कर सकें, तो कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट रेशो में आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो नंबर्स को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली डील कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस कंपाउंड में, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला इस चीज को डील कर रहा है कि इसके अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, किस तरह नंबर्स को आपस में कैंसिल आउट करें और एक बिल्कुल छोटा सा आंसर निकाल दें इसका। तो ये थी इसकी इजी एक्सप्लेनेशन, तो आपने इसको याद कर लेना। आगे बड़ा सिंपल है, समझाने का तो कुछ नहीं है, जस्ट आपने इसका स्क्रीनशॉट लें यहाँ पर और उसको याद कर लें। एक कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड है, एक एल्यूमिनियम नाइट्रेट कंपाउंड है, नाइट्राइट कंपाउंड है, एक एल्यूमिनियम एसीटेट है, अमोनियम कार्बोनेट है, एक बिस्मथ सल्फेट है। ये 5 तरह के कंपाउंड्स हैं। इसका फॉर्मूला है CA3PO42। एल्यूमिनियम नाइट्राइट का है AlN, एल्यूमिनियम से Al। ठीक है, और N नाइट्राइट से। सोडियम एसीटेट CH3COONA। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम, ठीक है, अमोनिया से निकला है NH42, और कार्बोनेट, कार्बोनेट समझ आ रहा है ना आपको, कार्बोनेट कार्बन से निकला होगा तो CO3। बिस्मुथ ये एक एलिमेंट है Bi जिसका होता है। सल्फेट निकला है सल्फर से और सल्फर का सिंबल होता है S, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आपने इनको याद कर लेना।
व्हाई डस एवोगैड्रो नंबर हैव इमेंस इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री? एवोगैड्रो वाला जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी एवोगैड्रो के बारे में। अभी तक नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक आ रहा है, तो आप जाके वो लेक्चर ले लें पहले, फिर ये आंसर तो आप खुद ही लिख लेंगे। ये आंसर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर समझ लेंगे तो ये आंसर खुद भी लिख सकते हैं आप। अब मैंने जो यहाँ पर लिखा है मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाए। एवोगैड्रो नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है केमिस्ट्री के अंदर, ये बात हमने देखनी है। एवोगैड्रो नंबर जो कि होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है एटॉमिक एंड मैक्रोस्कोपिक स्केल्स को। दो तरह की अगर हम देखें ना पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है बिल्कुल एक सब एटॉमिक लेवल पे अगर जाकर देखें या एटॉमिक लेवल पे जाकर देखें हम, कि ऐसी चीज जो जिसका वजूद तो होता है लेकिन हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ रही, आम हालत में हमें एटम नजर नहीं आ रहा, तो वो होगा एटॉमिक लेवल। और मैक्रोस्कोपिक लेवल कौन सा होगा, कि जिसको हम आम हालत में भी देख सकते हो। मेरे हाथ में एक पेन है, तो मैं इस पेन के ना जो इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल है, यानी कि पेन किस तरह का, ये सब देख पा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर एटम्स हैं, एटॉमिक लेवल वो मैं नहीं देख पा रहा। तो एवोगैड्रो नंबर हमें यही हेल्प करेगा कि आप एटॉमिक लेवल को, जो कि चीजें नजर नहीं आ रही लेकिन वो हैं, और मैक्रोस्कोपिक लेवल को, जो कि बजाय हमें नजर आ रही है, इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर लें, कनेक्ट कर लें। इनेबलिंग प्रिसाइज काउंटिंग ऑफ एटम्स, ये हमें एटम्स की काउंटिंग करने में, मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग करने में और आयंस की काउंटिंग करने में हमें मदद फराहम करता है। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन कैलकुलेशंस के अंदर। तो एवोगैड्रो वाले में डिटेल से डिस्कशन किया, अभी अब मैं सारी बातें दोबारा लेके बैठूंगा ना यहाँ पर तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आप वो लेक्चर एक बार सुन लें। इट इज एसेंशियल फॉर स्टाइकोमेट्री, मोलर मास डिटर्मिनेशन एंड रिएक्शन बैलेंसिंग। स्टाइकोमेट्री का प्रोसेस पता ही लग ही गया, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया, लेक्चर्स फॉलो किए हैं आपने, तो आपको पता लग ही गया। तो स्टाइकोमेट्री में ये हेल्पफुल है, मोलर मैसेज निकालने में ये हेल्पफुल है, जिसको हम एटॉमिक मैथ से निकालते हैं, पता है ना इस बात का। मोल्स वाला लेक्चर लेने जाके आपको ये बातें ही पता लग जाएंगी। एंड रिएक्शन बैलेंसिंग, और हमने अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है उसके अंदर भी इस ये बहुत हेल्पफुल है। किस तरह हेल्पफुल है, सारी बातें डिटेल से समझनी है तो फिर लेक्चर्स लें एवोगैड्रो नंबर वाले, मोल्स एंड मोलर मास वाले। ओके, ये मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, लेकिन अभी आपके सामने मिलके हम सॉल्व करेंगे इसको। कहता है कि जब हमारे पास 8.657 ग्राम कंपाउंड है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स के अंदर, एक कंपाउंड जो कि कन्वर्ट हो रहा है एलिमेंट्स के अंदर, तो उससे हमें मिला क्या है, इट गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, जिससे हमें इतने ग्राम कार्बन के मिले हैं, इतने ही ग्राम हमें मिले हैं 0.962, इतने ग्राम हमें मिले हैं हाइड्रोजन के, और इतने ग्राम मिले हमें ऑक्सीजन के। तो एक ऐसा ही कंपाउंड होगा, आप खुद ही समझ जाएं, ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो हमने हर एलिमेंट कितने कितने परसेंट में मौजूद है यहाँ पर, उसको हमने फाइंड आउट करना है। एमसीक्यूज पर अगर आपने लेक्चर लिया ना, तो वहां पर हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, तो बल्कि एक नहीं दो तीन किए थे मेरे ख्याल से इस तरह के। तो वो अब वहां पर अगर आपने वो समझा हुआ है, तो ये भी आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर करवा भी देता हूँ। हमारे पास डाटा में क्या गिवन है, डाटा की हेडिंग बना लिएगा यहाँ पर आप। डाटा में हमारे पास गिवन है टोटल, टोटल मास गिवन है ना, वो 8.65 वाला टोटल मास ऑफ कंपाउंड, जो कि हमारे पास है 8.657 ग्राम। ओके, और क्या गिवन है, कार्बन का मास गिवन है, तो हम लिख लेते हैं मास ऑफ कार्बन, कार्बन सी होता है, वो है हमारे पास है 5.217 ग्राम। एक हमारे पास मास गिवन है हाइड्रोजन का, एच, हाइड्रोजन का मास कितना है जी, 0.962 ग्राम्स। एक हमारे पास मास गिवन है ऑक्सीजन का, वो मास गिवन है 2.478 ग्राम। ये हमारे पास जो गिवन डाटा था ना, वो हमने वो लिख लिया। अब करते हैं सी कैलकुलेशंस। अच्छा, इसी तरह आ गई ये स्लाइड, बहरहाल हम यहाँ पर कर लेते हैं, को इग्नोर करें इस चीज को, अभी कैंसिल आउट भी नहीं होगा यहाँ से। चलें यहाँ कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशंस की। आपको ना परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। यार बहुत सिंपल तरीका है, आपने जितना हमारे पास डाटा, जितनी वैल्यू, जितने ग्राम्स में वैल्यू गिवन होगी ना उस स्पेसिफिक एलिमेंट की, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। अच्छा कैसे, अगर हमने फाइंड करनी है
अगर हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास कार्बन का मास गिवन होगा ना, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एक्चुअल मास से। कार्बन का कितना गिवन है, 5.217। यही है ना कार्बन का, एक सेकंड देख लेते हैं, यही है। डिवाइड करेंगे टोटल मास से, टोटल है 8.657। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना जरूरी है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आंसर आ जाएगा 60.3%। ये हमारे पास है परसेंटेज ऑफ कार्बन। अच्छा, इसी तरह अगर हम फाइंड करें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो मास गिवन होगा, जो कि गिवन है 0.962, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से, जो कि है 8.657। ठीक है, ग्राम्स ग्राम से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.1%। ये आ गया हाइड्रोजन का 11.1%। ठीक है, कर लेके देख लिएगा खुद से भी, तो आइडिया हो ही जाएगा आपको। ओके, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, वो निकालना चाहें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है, हमें ऑक्सीजन का मास देखना है पहले, वो क्या है, वो था 2.47, तो क्या थोड़ा सा 2.478, डिवाइड करेंगे टोटल से 8.657 से, ग्राम्स ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। आंसर आप खुद ही निकाल सकते हैं, मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 28.6%। बस यही रिक्वायर्ड चीजें थी हमें। आपने मालूम क्या करना था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, तो हमने फाइंड कर ली, इसकी भी कर ली, इसकी भी कर ली, इसकी भी कर ली, हर हर एलिमेंट की परसेंटेज हमने फाइंड कर ली। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है और ये हमारी बातें खत्म हो गई हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है जिसको भी मैंने आपके साथ ही मिलकर सॉल्व करना है, मैंने खुद से नहीं किया। हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम देख के आ चुके हैं इसी चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर था, आखिरी से एक लेक्चर पहले। हाँ, वहां पर हमने देखा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिससे जो बोथ साइड मूव कर सकता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकता है और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स भी बना सकता है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें किस क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है कि मैसेज फाइंड करने हैं हमने प्रोडक्ट्स की, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन में बनते हो। तो ये कुछ है, थोड़ा सा ये डिटेल सा टॉपिक है, लेकिन आपने इसको परेशान नहीं होना, देखते रहना है, साथ साथ हम सॉल्व भी कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ये पेज सिर्फ यही है, मैं इसी पे सॉल्व करूंगा, तो मैं साथ साथ सॉल्व करते करते ना मिटाता भी रहूंगा, तो आपने साथ साथ नोट कर लेना है इसको, या फिर आप पूरी वीडियो देख लें फिर रिवर्स करके भी वीडियो को, तो दोबारा आप लिख भी सकते हैं वहां से। अच्छा, हमें ना देखना पड़ेगा, पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ H2। बहुत से रिएक्शन हो सकते हैं, मैं सिर्फ एक आसान सा रिएक्शन पकड़ा है यहाँ पर मैंने। ठीक है, ये मैंने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है जो कि रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल में आप देख लें, दो तरह के एरोस लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि इस साइड से भी इधर को मूव कर रहा है और यहाँ से भी यहाँ पर ही मूव कर रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, दोनों चीजें बना रहा है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि मोल्स फाइंड करूंगा। ठीक है, स्टेप वन मेरा होगा, या मैं हेडिंग डाल रहा हूँ नंबर 1 की, फाइंडिंग मोल्स। आप देखें यहाँ 1 के साथ कुछ लगा, H2 के साथ कुछ लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ, समझे 1 है यहाँ पर। I2 के साथ भी 1 है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं। तो H2 के साथ 1 मोल है, I2 के साथ भी 1 मोल है। और इसी तरह प्रोडक्ट में, एक सेकंड गलत हो गए, H2 + I2। ठीक है, और प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, फाइंडिंग द मोल्स। तो H2 हैज 1 मोल, इसी तरह I2 हैज 1 मोल, और 2HI हैज 2 मोल्स। ठीक है, ये लिखना है आपने। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि बताएंगे कि हमने मोल्स को कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ मैस में। मोल्स कन्वर्ट होंगे किस में, मैस में। तो अगर मोल्स को मैस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए इसका एटॉमिक मैस। ठीक है, एटॉमिक मैस से निकालेंगे ना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, तो इसी तरह हम एटॉमिक मैस निकालेंगे प्रोडक्ट्स के। तो हम करेंगे स्टेप 2 लिखेंगे, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग मोल्स
ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है 2HI, मोड्स ऑफ प्रोडक्ट टू मैथ्स। अब मैथ्स में कन्वर्ट करना है तो इसका तरीका बिल्कुल सेम है, आपको आना चाहिए प्रोडक्ट का जो ये है मेंबर हाइड्रोजन और एक ही मेंबर है आयोडीन, इसका एटॉमिक मास आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जो टोटल एटॉमिक मास हमारे पास हो जाएगा ना HI का 128 बन जाता है वो। ठीक है, आयोडीन का 127 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, 128 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें आप इस 2 से, टोटल हमारे पास ये हो गया। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में कहता हूँ कि HI इज इक्वल टू 128 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसी तरह 2HI जब ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 128, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। ठीक है, ये हमारे पास इसका एटॉमिक मास आ गया, तो 256 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम ना बताएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में ना एक कंक्लूड करेंगे इस बात को। तो ये एक काम करता हूँ कि मैं चले इधर सॉल्व कर लेता हूँ बाकी चीजें, इसको आपने इग्नोर करना है, यहाँ से देखना है। मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ कि अगर तो मैं रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा हूँ तो हम कहेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये देखें रिवर्सिबल रिएक्शन है ना ये इनकी वजह से रिवर्सिबल रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट नहीं बन पाते, कुछ रिएक्टेंट्स रह जाते हैं जो कि प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की यही खास बात है, तो फिर वो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट की तरफ आता है, इस तरह साइकिल चलता रहता है। तो हम कहेंगे कि अगर सिंस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, नॉट ऑल reactants reactants will convert into product। ठीक है, इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए होगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमें चाहिए होगा, जो कि हमें बताएगा डिटरमाइंस हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, डिटरमाइन हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, बात यहाँ तक कंक्लूड कर लिया है। अगर हम कहेंगे हमारे पास फर्ज करें रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट टोटल बनाई है 75%, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ आप इस तरह कह लेना इसको कि इफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 75%, फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर था ना इसका 256, 256 था ना, 256 था, क्लियर कर लिख देता हूँ जरा, 256, हम कहेंगे कि हमारा 256 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.75 से, तो हमारे पास 100% प्रोडक्ट नहीं बनी। अगर प्रोडक्ट 75% बनी है, अगर मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा 256 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो आंसर आ जाएगा 192 ग्राम्स। हमसे क्वेश्चन में ना उसने रिक्वायरमेंट क्या थी कि हाउ हम किस तरह मालूम कर सकते हैं मैथ्स को जो कि बना है प्रोडक्ट का मैथ्स, प्रोडक्ट के मैथ्स को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि बना है रिवर्सिबल रिएक्शन से। तो हमने बता दिया पहले तरीकाकार क्या है, स्टेप 1 ये है, हम पहले मोल्स फाइंड करेंगे, फिर हम मोल्स को कन्वर्ट करेंगे मैथ्स के अंदर, ठीक है, प्रोडक्ट की, सिर्फ प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। फिर तीसरे स्टेप में मैंने कहा है कि जो है ना, अब हमने जब ये फाइंड आउट कर लिया, फिर हम ये सोचते हैं कि यार रिवर्सिबल रिएक्शन में तो ऐसा नहीं होता कि 100% रिएक्टेंट ना कन्वर्ट हो जाए 100% प्रोडक्ट के अंदर, ऐसा नहीं होता। तो उसको मैंने समझाने की कोशिश किया कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर तो 75% हमारे पास अगर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है, तो उसका मैथ हम किस तरह निकालेंगे इन द केस ऑफ H2 + I2 2HI। और इसके लिए हमें एक चीज चाहिए होगी जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमें बताता है कि कितने परसेंट रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो इसको याद भी कर लें, साथ साथ कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके अलावा आपको ना एंड स्क्रीन पर ना क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, साथ साथ चैप्टर नंबर 4 के आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और एक्सरसाइज के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस वो भी शो हो रहे होंगे, उनके लिंक्स तो जाके वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।